गाइस, तो ये कहानी है पोंग की, जो कि एक नंबर का बैड बॉय है। इसे फाइटिंग करने के अलावा, बाइक रेसिंग करने के अलावा कोई और काम तो आता ही नहीं है। अब जैसे इसे पता चलता है कि इसके फ्रेंड्स मुसीबत में हैं, फौरन से उन्हें बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ा था और यही अपने ही गैंग का बॉस भी है। दूसरी तरफ हमें इसके राइवल ते को दिखाया जाता है, वो भी एक नंबर का लड़ाकू था। इसके फ्रेंड्स के साथ कोई अनबिन हो गई थी, तो इसलिए अब उनकी शामत ना इसके हाथों आई ही होती है, तो उनकी खूब सारी दुर्गति बनाने लगा था। शुक्र है कि तभी ऊपर से एंड टाइम पे हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। वो तो फिर इनके साथ फाइट करने लगा था कि मेरे फ्रेंड्स को आखिर हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी इन सबको यहाँ पे पुलिस के साइरन की आवाज़ आती है। ये तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ओ नो, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया ना तो फिर तो हमारी खैर नहीं। इसलिए जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिशें करने लगे थे। ये तो अपने फ्रेंड्स को लेके कहीं साइड पे छुप जाता है। अब वो पुलिस वहाँ से गुजर चुकी थी। ये शुक्र मनाते हैं कि उन्होंने हमें देखा नहीं। इवन के यहाँ पे पोंग तो सब पे गुस्सा करने लगा था कि तुम लोगों को आखिर ते के साथ पंगे लेने की क्या ज़रूरत थी। पता तो है कि वो कैसा खड़ूस इंसान है। ऐसे ही खामखा में तुम लोगों की हड्डियाँ तोड़ देता तो पता नहीं फिर क्या हो जाता। नेक्स्ट टाइम बेहतर तो यही रहेगा कि तुम लोग ना उससे दूर ही रहना। इधर घर पे हमें पोंग के बड़े भाई पॉक और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है, जिन्हें कि अभी पोंग के आने का ही वेट था कि इतनी लेट हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। यहाँ पे फिर पॉक कहता है कि होगा अपने लफंटर दोस्तों के साथ सारे दिन करता ही क्या रहता है, ना उसे कोई काम है ना कोई धंधा, ना ही वो पढ़ पाया, बस बाइक रेसिंग करवा लो उससे। मम्मी कहती हैं कि ऐसे ही अपने भाई के बारे में बुरे अल्फाज मत बुरा करो, आ जाएगा ना। ये लोग इधर सिग्नल्स पे रेड लाइट देख के रुक जाते हैं, बट ना हमारे जो हीरो होता है ना, वो तो बस रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे ही अपनी हीरोपंती दिखाते हुए जा ही रहा होता है कि अचानक ही उसका एक्सीडेंट एक गाड़ी के साथ हो जाता है। और वो गाड़ी किसी और की नहीं, हमारी ड्रामे की फीमेल लीड नामकिन की थी। नामकिन इतनी सुंदर होती है कि उसे देखते ही पोंग को तो उससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया था कि वाओ, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। इसके फेस पे ब्लड लगा देख के नामकिन फिर उसे साफ करने लगती है और उठते ही अपोलोजाइज भी करने लगी थी कि मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। अब जैसे उसे याद आता है कि 1 मिनट गलती मेरी नहीं बल्कि इसी की थी और इसी की वजह से ही मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई, इसलिए यहाँ पे इस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। इवन कि उसने अपने फ्रेंड्स को भी बुलवा लिया था कि इसके पास फ्रेंड्स हैं तो मेरे भी हैं। अभी फ़िलहाल तो ये इंश्योरेंस कंपनी को कॉल नहीं कर सकती थी कि मेरे पेरेंट्स को पता चल गया ना कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो सकता है। वेल, ये भी अपने मॉम डैड से झगड़ा करके ही ना कहीं रुकी हुई थी। वो कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें कैसे पैसे लौटा सकता हूँ, उसके पास भी नहीं होते। ये कहती है कि चलो ठीक है, फिर हम पुलिस के पास चलते हैं। वो भी चलने को तैयार नहीं था कि अगर मेरी मॉम और भाई को पता चल गया ना, फिर तो बस मेरी शामत उनके हाथों पक्की आ जानी है। ये कहती है कि चलो ठीक है, मेरी गाड़ी को रिपेयर करवा के दे दो, तो इस तरह से तुम्हें माफ़ी मिल सकती है, तभी तुम्हारी जान छूटेगी। अब उसके पास फिलहाल पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक अंकल की शॉप पे उसे लेके आ ही गया था कि ये बहुत अच्छे से तुम्हारी गाड़ी को रिपेयर कर देंगे, बस थोड़ा टाइम तुम्हें वेट करना पड़ेगा। वो भी मान जाती है। अब यहाँ पे ये अंकल जैसे ही उनसे बहुत सारे पैसे मांगते हैं ना कि इतना खर्चा तो आ जाएगा गाड़ी को ठीक करने में, ये सुन के वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि ओ नो, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं इसे वो सारे पैसे कैसे वापस लौटाऊंगा। सो यहाँ पे नामकिन से बात कर लेता है कि देखो क्यों ना मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस कर दूँ, अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। वो भी फिर मान ही जाती है। और यहाँ पे इवन के इन लोगों ने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए थे कि हम बाद में बात कर लिया करेंगे गाड़ी के हवाले से। वो भी फ़ौरन से ले लेती है। घर पे इसे बहुत ही अपसेट दिखाया जाता है। इसके फ्रेंड्स इस पर कॉल करके यही पूछने लगे थे कि क्या तुम घर पे पहुँच गए हो, तो ये भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। ऊपर से इसका भाई आ जाता है। ये अब अपने भाई से पैसे मांगता है कि मुझे ज़रूरत है, क्या आप दे सकते हैं। तो वो भी कह देता है कि फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम खुद ही क्यों नहीं कोई काम धंधा करते हो कि ताकि तुम्हारे पास भी पैसे आ सके। ये फिर अब उनसे लड़ाई करके बाहर आ जाता है कि ये क्या मुसीबत है। अब तभी अचानक इसे नामकिन का मैसेज मिलता है। ये उसे रिप्लाई देने की बजाय फ़ौरन से वीडियो कॉल कर लेता है। वो भी फिर यहाँ पे अटेंड कर लेती है। फिर से कह रहा था कि देखो तुम ना क्या थोड़ा सा वेट कर सकती हो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट के भी मैं बाद में ही दूंगा। वो भी ओके कह के फ़ौरन से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पोंग के भाई को तो इसके फ्रेंड्स को देख के और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो ताने ही मारने लगा था कि हर दफ़ा फ्री का खाना खाने के लिए यहाँ पे आ जाते हो। खैर ये भी अब गुस्से में आके अब फ़ौरन से बिल की पेमेंट कर देता है कि यही पैसे चाहिए थे ना आपको। अभी से टेंशन थी कि अगर मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, तो वो फिर इसे मुख्तलिफ आइडियाज़ देने लगते हैं। ये भी कहने लगे थे कि अपनी बाइक को बेच दो। ये कहता है कि बिल्कुल भी ना बेचूं, वैसे भी अगर तुम लोग मुझे कोई और ढंग का मशवरा नहीं दे सकते हो
इनके पास लाइसेंस तो था नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई टैक्सी वाली शर्ट लेके इसे पहना देते हैं कि तुम ये काम शुरू कर दो, इस तरह हो सकता है कि दिन में तुम्हारे अच्छे खासे पैसे बन जाएं। ये भी मान गया था। बट अचानक ही इस पे नज़र ना बाकी आदमियों की पड़ जाती है। यही कहने लगे थे कि आखिर तुम कौन सी एजेंसी से हो, जब उन्हें पता चलता है कि ये तो यहाँ पे नाटक करने की कोशिश कर रहा था। अब वो फिर इसके पीछे पड़ जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचा के वहाँ से भागता है। वापिस आके ये तो अपने फ्रेंड्स को खूब सारा डांटने लगा था कि देखो तुम लोगों के गलत आइडिया की वजह से आज मैं फिर पकड़े जाने से बच गया हूँ। अचानक इसे नामकिन की कॉल आ जाती है कि पहले अंकल ने कहा था 30,000 और अब वो रिपेयर करने के लिए ना 35,000 मांग रही है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम 30 दे सकते हो। ये कहता है कि नहीं, लेकिन परेशान भी था कि आखिर उस सब का अरेंज मैं करूँगा तो करूँगा कैसे। अब ये इसकी फ्रेंड ऑन कह देती है कि देखो तुम ये मेरा नेकलेस बेच दो, इस तरह कुछ तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। बट वो साफ मना कर देता है कि नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अब इसने तो नामकिन की शॉप का भी पता चला लिया था कि आखिर वो कहाँ पे रहती है। फ़ौरन से उसके पास ही पहुँच आए होता है। अब इवन के यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी करने लगा था। वो तो गुस्सा दिखाती है कि तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं, एक तो मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से तंग करने के लिए पहुँच आए हो। ये तो स्माइल करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब बाद में नामकिन की स्माइल को देख के इतना तो पता चल जाता है कि उसका आना तो इसे बहुत ही अच्छा लगा था। फिर पोंग के पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इसने यहाँ पे बेट लगाई होती है कि जो भी ये बाइक रेस हारेगा ना, उसे जीतने वाले को 20,000 देने पड़ेंगे। और इस वक्त इसके साथ ये रेस करने वाला कोई और नहीं बल्कि तय ही होता है। दोनों के बीच रेस स्टार्ट हो चुकी होती है, बट आधे रास्ते ही अचानक ही इसकी बाइक तो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए रुकने की वजह से ये रेस हार ही गया था। बाद में जब तय को पता चलता है कि इसने तो बगैर पैसों की बेट लगाई थी ना, तो वो तो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था कि कल दोपहर तक मुझे मेरे पैसे चाहिए, अगर ना दिए ना तो मैं तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगा। और इन्हें वार्न करता वो वहाँ से चला जाता है। उसकी टेंशन में तो और ज़्यादा इजाफा हो गया था। पहले अब मैंने उसके क्या पैसे कम देने थे, अब फिर इन तय साहब को भी देने पड़ जाएंगे। बेचारा ऊपर से बाइक भी ख़राब हो गई। अंकल के पास लेके आ जाता है। इसे तो परेशानी के मारे ना रात को नींद भी नहीं आती, इसलिए फिर भाई के कमरे में पहुंचता है और वहाँ पे उसका सामान चेक करने लगा था कि हो सकता है कि कुछ पैसे मिल जाए। वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो अपनी मॉम के रूम में पहुँच आता है। मेन के ये अपने ही घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। अचानक इसे अपनी मॉम की सेविंग्स वगैरह पड़ी मिल जाती हैं। ये तो फ़ौरन से उठा लेता है, ज़रा भी शर्म नहीं आती इसे, बैड बॉय कहीं का। नामकिन का स्टाफ कुछ दिन छुट्टी पे गया था, तो इसलिए अब सारा काम इसे ही अकेले ही करना पड़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। ये साहब तो उसके रेस्टोरेंट उसे पैसे देने के लिए ही आए थे। अब इसे स्मोकिंग करता देख के वो मना कर देती है कि मेरे यहाँ पे तो कोई भी स्मोकिंग करने का सोचे भी मत। और इवन के इसे अपना काम करने को दे देती है। इसने अपनी हेल्प करने के लिए जैक को बुला लिया था और वो इसे छेड़ने से बाज नहीं आता कि वैसे तो आप किसी को ऑर्डर मानते नहीं हो, ज़रूर आप उससे लव करने लगे हो, तभी तो उसके कहने पे उनका ये ऑर्डर मान लिया। अब इसने नामकिन का तो यहाँ पे काम कर ही दिया था। वो फिर से इसका हाथ पकड़ के अंदर लेके आती है कि पहले तो तुमने मेरे पैसे दिए नहीं है, अब जो भी मैं कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अचानक ही इसने उन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी और जैसे ही आके ऑन को दिखाता है ना, तो उसके जेल्स के मारे बुरा हाल। एक्चुअली में वो पोंग को पसंद करती है और इसी वजह से ही ना उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर इस लड़की में ख़ास क्या बात है जो कि पोंग इस पर लट्टू ही हुआ जा रहा है। यहाँ पे इससे इतना सारा काम करवाती है, लेकिन फिर भी इससे कोई ढंग का काम हो ही नहीं पा रहा होता। अब इसकी मिस्टेक को कवर करने के लिए जैसे ये ऊपर से आती है, तो इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। हार्ट बीट तेज़ होते ही ये तो फ़ौरन से साइड पे चली जाती है। पोंग के पीछे पीछे उसके फ्रेंड्स भी नामकिन के रेस्टोरेंट पे पहुंच आए होते हैं। इवन के यहाँ पे इस मैडम ने ना उसे काफ़ी सारी बातें भी सुना दी थी कि देखो तुम्हारी वजह से ना बेचारे पोंग कितना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है। इसे भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए नामकिन पोंग को अभी के अभी अपने फ्रेंड्स को यहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिसकी वजह से उसे भी मजबूरी में उसका ऑर्डर मानना ही पड़ गया था। ये सारे परेशान होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बाद में रिवॉर्ड के तौर पर वो इसे एक फ्रूट जूस देती है कि तुम ये पी लो, आज तुमने बहुत सारा काम किया था ना। अब फ़ौरन से ये उसके पैसे उसे वापस लौटाने लगा था। वो हैरान थी कि पहले तो तुमने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अब अचानक से इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आ कहाँ से है। खैर वो कहता है कि तुम्हारा काम है रखना, तो इसलिए बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें दिए नहीं थे। वो भी ले लेती है। अचानक ही इसे ऑन कॉल करती है कि देखो दोपहर का टाइम हो चुका है, तुमने अभी तक ते को पैसे लौटाने के लिए भी तो जाना था ना। ये परेशानी के मारे जैसे ही जा रहा होता है, तो नामकिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे पास तो बाइक नहीं है ना।
अब उसी की बाइक पे ये दोनों वहाँ से जाने लगे थे। वो तो इसे कह देते हैं कि तुम मेरे आने का वेट करना, मैं थोड़ी देर तक कि वापस आ जाऊँगा। अब आके फिर देखो उसके पैसे लौटा देता है। वो साहब तो यहाँ पे फिर से इसे मारने लगे थे कि तुम पूरा 1 मिनट और 10 सेकंड्स लेट थे, ऐसा क्यों। इसकी आवाज़ें सुन के बेचारी नामकीन भी वहाँ पे पहुँच आई होती है कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि ये उसे भी हर्ट करने की कोशिश करते, पोंग तो उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। इवन के इन्हें खूब सारा मारने भी लगा था कि आखिर इसे टच करने की तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई। अब दोनों ही वापस शॉप पे आ चुके होते हैं। इसकी फ्रेंड्स तो इन दोनों को साथ में देख के सरप्राइज ही थी कि आखिर आप दोनों के बीच क्या चक्कर चल रहा है। ये तो खैर उसके ज़ख्मों पे कुछ मेडिसिन ही लगाने लगती है कि आखिर तुम कब अपनी गुंडागर्दी करना छोड़ोगे। अब फिर पूछती है कि सारा मामला क्या है। वो इसे बता देता है कि तुम्हें पैसे देने के चक्कर में ना मैंने तो इसे बेट लगा ली थी और वो मैं हार गया। ये कहती है कि चलो वो तो तुम हार गए, तो फिर ये सारे पैसे कहाँ से तुमने इकट्ठे किए हैं, कहीं चोरी तो नहीं की। ये कहता है कि नहीं चोरी नहीं की है, अपनी मॉम की सेविंग्स वगैरह लेके आया था। वो कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम की सेविंग्स लेके आए थे, हो सकता है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उनके साथ। इसे पैसे रखने को बोल के कह के वहाँ से चला ही गया था। जैसे ही वापस आता है तो इसके फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि ते ने ज़रूर इसका ये हाल किया होना है। इसके चेहरे पे अभी भी ज़ख्म के निशान ही होते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि वैसे भी अगर तुम 10 सेकंड्स भी लेट जाते ना, तेरे तुम्हारा यही हाल करना था। वो है ही ऐसा बंदा। अंकल आके इसे बैड न्यूज़ देते हैं कि तुम्हारे घर पे पुलिस आई है। ये सुन के वो परेशान होकर जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो तभी से पता चलता है कि मॉम ने ही इनको बुलाया था। वो अपने पैसे चोरी होने पर इतनी ज़्यादा परेशान थी कि इसलिए मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ गया। अब ये भी मान जाता है कि मम्मी वो पैसे मैंने ही लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये सुन के तो सभी सरप्राइज रह जाते हैं और इवन के यहाँ पे काफ़ी सारी बातें भी बनाने लगे थे बेचारी मम्मी। यहाँ तक कि ये लोग ये भी कह देते हैं कि बड़ा बेटा तो कौन आर्टिस्ट था और छोटा तो देखो चोर निकला। हमें भी अपने घरों की इससे हिफाजत करनी ही चाहिए। पता नहीं ये फैमिली कैसी निकली है। इन्हें काफ़ी सारी बातें सुनाते हुए वहाँ से चले गए थे। ये मम्मी से अपोलोजाइज़ करता है कि मैंने वो बस पैसे उठा लिए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं आपको वो बता नहीं पाया। हाँ, मैं वो आपके पैसे ज़रूर बाद में लौटा दूँगा कमा के। इसका भाई तो इस पे गुस्सा ही किए जा रहा था कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, ना कोई काम करते हो ना कुछ। इवन कि मॉम के पैसे भी चुरा लिए। तुम्हें पता है कि उन्होंने वो किस वजह से जोड़ के रखे हुए थे, उन्हें हार्ट डिजीज़ है और उन्होंने सर्जरी करवानी है। पोंग तो ये सुन के एकदम शॉक ही रह गया था और मम्मी से पूछते हैं कि क्या आप बीमार थी, अगर थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पोंग कहता है कि किस मुँह से कहती, वैसे भी तुम्हें भला हमारी कोई चिंता है भी सही कि नहीं, सारा दिन तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते रहते हो। इन दोनों भाइयों को लड़ाई झगड़ा करते देख के ना यहाँ पे मम्मी की कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देख के अब इसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये मैंने अनजाने में क्या कर दिया। बाकी जो कुछ भी हुआ था आके अपने फ्रेंड्स को बता देता है। ऑन तो फिर से अपना नेकलेस उसे बेचने को कहने लगी थी कि यही सही मौका रहेगा, चलो कम से कम कुछ तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारी मम्मी की इलनेस को ठीक करने के। बट ये मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन फिर नामकीन की मम्मी उससे मिलने के लिए आई थी। वो तो चाहती थी कि ये बस अब अपना नाटक ख़त्म करके घर वापस आ ही जाए। अब जब उन्हें पता चलता है कि इसका तो काफ़ी भयानक एक्सीडेंट भी हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ये कहती हैं कि अरे मम्मी मुझे चोट तो नहीं लगी है ना, आप ऐसे ही खामा में परेशान हो रही हैं। और साथ में ये भी कहने लगी थी कि आपने ना डैड को ये सब नहीं बताना है, वो ऐसे ही भी परेशान हो जाएंगे और फिर मुझे घर वापस चलने को बोलेंगे और मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहती हूँ। मम्मी भी उसकी बात मान लेती हैं कि चलो ठीक है, जब तक तुम यहाँ पे रहना चाहती हो रह लो, और हाँ उन पैसों की चिंता मत करना, तुम्हारी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी ना वो सब के सब मैं पे कर दूँगी। ये सुन के यहाँ पे नामकीन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब ये साहब फिर से नामकीन के पास पहुँच आए होते हैं कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो भी लौटा देती है कि हाँ मैं भी यही तुम्हें देने का सोच रही थी। वो इस वक्त इसका फेस देख के ना फ़ौरन से इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। ये उसे अभी के अभी डिलीट करने को बोलने लगा था बट ये नहीं मान रही होती। अब जैसे अचानक इसकी नज़र अपने डैड पे पड़ती है ना तो घबराहट के मारे फ़ौरन से इसे लेती हुई वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी थी कि हो सकता है कि डैड को मेरे एक्सीडेंट का पता चल गया। और जब स्पेशली उन्हें पता चलना है कि वो बाइक तुम्हारी थी तो तब तुम्हारा तो यहाँ पे खून पक्का ही हो जाना है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि डैड के हाथों तुम्हारी शामत आ जाए। अब डैड इन्हें यहाँ पे देख के रोकने की कोशिश करते हैं बट ये तो उन्हें डॉज करती हुई वहाँ से भाग निकली थी। वो भी कहाँ ऐसे पीछे हटने वाले थे, आखिर होते तो नामकीन के डैड ही है ना। वो भी इन्हें फॉलो करने लगते हैं। ये उनसे बचते बचाते एक प्लेस पे आके छुप भी गए थे। फाइनली उनके हाथों पकड़े जाने से तो बच जाते हैं लेकिन एक दूसरे के क्लोज आने पर जैसे ही किस करने लगते हैं तो अचानक इसे ऑन की कॉल आ जाती है। वो बार बार इसे कॉल कर रही थी बट ये पिक ही नहीं
करता, इवन कि अपना फ़ोन तक स्विच ऑफ कर देता है। ये सब देख के इसके एक फ्रेंड को आइडिया आता है क्यों ना हम नांगकिंग की एक फ्रेंड जो एमा है ना उससे पूछ लें। ये फ़ौरन से एमा को वीडियो कॉल करता है। मेन के उस दिन इसने उससे नंबर भी ले लिया था और यही पूछने लगा था कि क्या इस वक्त नामकिन यहाँ पे है, तो वो कह देती है कि नहीं, वो तो इधर नहीं है। ये सुन के तो अब फिर जैक को पक्का यकीन हो जाता है कि ज़रूर पोंग और नामकिन दोनों साथ में ही होंगे, इसलिए ही तो वो फिर हमारी कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। ये साहब तो इसे लेते हुए अपनी मॉम की शॉप पे ही आ चुके होते हैं और यहाँ पे नामकिन को तो उनके हाथ का बना खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि तुम्हारी मम्मी कितना अच्छा सा खाना बनाती हैं, ज़रूर तुम यहीं पे रोज़ाना खाते होगे। वो कहता है कि नहीं, कभी कभी। इन दोनों को साथ में खुश देख के मॉम भी स्माइल कर रही होती है। मीन की उन्हें नामकिन काफ़ी अच्छी लड़की लगी थी। और बाकी फ्रेंड्स तो पोंग को देखने के लिए नामकिन के रेस्टोरेंट ही पहुंच आए थे आगे से। अब फिर नामकिन की फ्रेंड्स के साथ ना उनकी लड़ाई भी हो जाती है। यार इतने में पोंग और नामकिन भी पहुंच आए होते हैं। यहाँ पे ऑन तो खामखा में ही नामकिन को बातें सुनाने लगी थी कि ज़रूर पोंग तुम्हारी वजह से ही हर दफ़ा मुसीबत में फंस जाता है। यहाँ पे पोंग तो उसे ऐसे ही ना नामकिन पे चिल्लाने से मना कर देता है कि तुम्हें उसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। वो अब अफसरदा सी होती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पीछे से ये दोनों ही रह गई थी। अब उन सारे फ्रेंड्स की बातें सुन के नामकिन को तो पता चल गया था कि इसकी मॉम काफ़ी इल थी और इवन के इसने अपने घर से पैसे चोरी करके उसे ला के दिए थे। से कोई काम धंधा करने को बोलने लगी थी। वो कहता है कि कैसे करूं काम धंधा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मुझे कोई जॉब पे रख सके। हाँ, एक बाइक रेसिंग ही है, वो ही मैं कर सकता हूं। ये उसे कहती है कि देखो तुम ना अब अपने कामों से बाज आ जाओ, पहले भी देखो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा है, तो अगर उस दिन तुम्हें मार देता तो। खैर ये जैसे ही उसकी बातें सुनता है ना तो गुस्सा हो जाता है कि तुम कौन होती हो मुझे बाइक रेसिंग करने से रोकने वाली। हाँ, मैं एक बैड बॉय हूँ, इवन कि अपने घर में भी चोरी की है, मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करता फिरूँ, मैं तुम्हारा कहा क्यों मानूं। उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता हुआ और उसे बातें सुनाता हुआ वहाँ से चला ही गया था। वापस आके फिर अपनी मम्मी को पैसे दे देता है जो कि उसने नामकिन से ले लिए थे। यहाँ पे ये भी कहता है कि बाकी जो भी पैसे हैं ना वो भी मैं आपको लौटा दूंगा, बस आप थोड़ा सा वेट करना। इधर ही हमें फिर पॉक की भी एक स्टोरी का ही सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना उसने कोई ड्रग डीलिंग वगैरह की थी और उसी चक्कर में ना ये बेचारा भी पकड़ा गया था। पुलिस इसके घर पहुंच के इसे वहां से लेके गई थी और इसकी बेल करवाने के चक्करों में ही ना इसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा लोन लेना पड़ गया था और बस उसी वजह से ये लोग अभी तक डेब्ट में हैं, सारे पैसे चुका ही नहीं पाए हैं और इन्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ गया। दूसरी तरफ मॉम डैड तो नामकिन से मिलने के लिए उसके घर भी पहुंच आए होते हैं। डैड तो उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। इससे लग रहा था कि शायद डैड को कुछ खबर नहीं है, बट नहीं, उन्हें सारा पता चल गया था कि कैसे इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ये उस बदमाश लड़के के साथ क्या कर रही थी। वो इसे कहते हैं कि पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हारी गाड़ी को रिपेयर करवाने के पैसे दे दूंगा, बट ना, अब मैंने अपने फैसले पे गिव अप कर लिया है। अब तुमने ही जो गलती की थी उसका हर जाना भी तुम खुद ही भरोगी, अपनी गाड़ी के रिपेयर करने के पैसे तुम खुद ही पे करोगी। और हाँ, ये मत उम्मीद रखना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी कोई भी हेल्प करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी और हमारे यहाँ से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। ये सब सुन के यहाँ पे वो बेचारी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर पोंग की हालत ख़राब थी। उसे पता था कि आज तक वो बहुत ही बुरा करता आया है अपनी मॉम के साथ और अपने भाई के साथ, कभी भी उनके काम में इसने हेल्प नहीं करवाई, इसलिए अपने भाई को अपोलोजाइज भी करने लगा था। अब चौंक के ये फिर वापस पोंग से पैसे तो नहीं ले सकती थी, इसलिए डबल हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देती है। इवन कि इसने अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर बुलवा लिया होता है। जैसे ही कभी कभी बाइक की आवाज़ सुनती है ना तो फ़ौरन से बाहर आ जाती है कि हो सकता है कि पोंग मुझसे मिलने के लिए आया होगा, बट एक्चुअली में वहाँ पर तो कोई और ही पर्सन हुआ करता है। इसके चेहरे पे छाई उदासी देख के इसके फ्रेंड्स को तो मालूम हो ही गया था कि ज़रूर तुम्हें ना पोंग से लव हो गया, इसलिए तुम्हें उसके आने का वेट है। बट ये साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है और वो ये है कि एक दिन ज़रूर वो आके मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा। अगर वो एक अच्छा इंसान हुआ तो ज़रूर वापस करेगा, तो इस तरह मुझे डबल वर्क नहीं करना पड़ेगा। खैर अब तभी अचानक ही ऊपर से पोंग और उसके फ्रेंड्स की एंट्री हो जाती है। उसने पिछली दफ़ा इसे जितनी भी बातें सुनाई थी ना वो तो अपोलोजाइज़ करने के लिए आया था कि मुझे वो सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। ये अभी भी मानने वाली नहीं होती है तो वो यहाँ पे इसके क्लोज़ आने की कोशिश करने लगा था कि जब तक तुम मान नहीं जाती हो तो मैं यहाँ से कहीं नहीं हटने वाला। इवन कि उसकी और ज़्यादा क्लोज़ आ ही जा रहा था।
इसी के साथ ही अब फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। पोंग ने फाइनली अपनी बाइक को सेल करने का डिसाइड कर लिया था और अंकल मॉन से इस बारे में कोई मशवरा वगैरह मांगता है। अब अंकल मॉन कहते हैं फ़िलहाल तो तुम्हारी बाइक महंगे दामों बिक नहीं सकती है, इसकी बॉडी के कुछ स्पेयर पार्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे और उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है, जो कि फ़िलहाल तो इनके पास नहीं थे। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब तभी इनकी अचानक नज़र एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ती है। तो कि एक वीडियो वायरल हो चुकी थी। उसने लास्ट टाइम जो कि पोंग को हराया था, वही वाली वीडियो उसने सोशल मीडिया पे अपलोड की होती है। सारे ही इसे लूज़र कह रहे होते हैं। इसके फ्रेंड्स को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और ना ही खुद पोंग को अच्छा लगता है। उसने फिर से बाइक रेसिंग करने का डिसाइड कर लिया था कि उस तेज साहब को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको बता के रहूँगा कि आखिर जीत किसका नाम है। सो बैक टू दी प्रेजेंट। अब रेस से जाने से पहले ये नामकिन को मनाने के लिए आया था। इन दोनों पे इन सब की भी नज़र पड़ चुकी होती है। क्रिस के आने की वजह से ये तो फ़ौरन से अब उसे साइड पे कर देती है। ये सारे फ्रेंड्स जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो एमआई से पूछती है कि आज जो तुम उसके साथ कर रही थी उसका हम क्या ही मतलब समझे, वैसे तो तुम कहती हो कि तुम्हें पोंग ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर अब बताओ। ये उन्हें कहती है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, वो जस्ट मुझे टीज़ करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे साइड पे नहीं किया था, वरना और तो कोई बात नहीं है। अब चूंकि पोंग के पास अपनी बाइक तो थी नहीं, इसलिए वो जॉयड की मांग लेता है और यहाँ पे अब जो भी रेसिंग वगैरह करने लगा था ना, वो जीत जाता है और इस तरह कुछ तो पैसे उन लोगों ने कमा भी लिए थे। इस बात से ये थोड़ा सा अपसेट लग रहा होता है कि अगर बाइक में ज़रा भी ख़राबी हुई ना तो मेरे पापा को पता चल गया तो मेरी फिर खैर नहीं है, उन्होंने तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देना। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के पर्सन है। अब अचानक ही ते का एक आदमी आके इसे चैलेंज कर देता है कि देखते हैं कि कौन जीतता है, और हाँ, अगर जो भी ये गेम हारा ना उसे फिर अपनी बाइक दूसरे पर्सन को देनी ही पड़ेगी। अब ये तो नहीं मान रहा होता कि जब तक जॉयड नहीं कहता तब तक तो मैं बिल्कुल ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बाकी सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि देखो तुम्हें मान जाना चाहिए, अगर हो सकता है कि ये रेस जीत ही जाएगा तो उसके बाद जो दूसरी बाइक होगी वो बेच के हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। वो भी लालच में ही आ गए थे। अब जॉयड भी मान जाता है कि ठीक है, अगर ये रेस करना चाहता है तो कर ले। अब यहाँ पे इन साहब ने तो ट्रैप बिछाया होता है, जिसकी वजह से ये रेस तो फिर बेचारा पोंग हार ही गया था। उसके बाद सीधा इस पर गुस्सा करने के लिए आ जाता है कि तुमने चीटिंग करके ये रेस जीती है तो इसलिए बाइक बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन तभी तक के और ज़्यादा आदमी आ जाते हैं और वो इनसे बाइक छीन के वहाँ से भाग गए थे। ये सब देख के जॉयड तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि अगर मेरे पापा को पता चला कि मेरी बाइक तो यहाँ से चली गई है तो पता नहीं उन्होंने क्या कर देना। बेचारे की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब यहाँ पे पोंग उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि हमें भी तुम्हारी बाइक के जाने का दुख है, बट डोंट वरी, मैं ज़रूर ते से वो वापस लेके आऊँगा। इसका गुस्से के मारे बुरा हाल था कि आखिर ते खुद को समझता क्या है। बाद में नामकिन जैसे ही पोंग को कॉल करती है तो आगे से ऑन की आवाज़ सुन के ना काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी कि ओह, तो तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, तो फिर पोंग का मुझसे फ्लर्ट करने का क्या मकसद बनता है। इवन के उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने के बाद इसने कॉल भी डिस्कनेक्ट ही कर दी थी। अब इसकी फ्रेंड्स इसका उतरा हुआ फेस देख के समझ जाती हैं कि ज़रूर तुम्हें पोंग से लव हो चुका है, वरना तुम यूँ रिएक्ट क्यों करती और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील क्यों करने लगती। वो साफ मना कर देती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों को ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई होनी है। इधर बेचारा ये परेशान था कि उसने मुझे गलत समझ लिया, हालांकि उनका और मेरा कौन सा चक्कर चल रहा था। और फिर उसे मैसेज करके बाहर बुलाता है और जो पैसे आज कमाए थे ना वही इसे देने की कोशिश कर रहा था। ये लेने से साफ मना कर देती है कि ज़रूर तुमने फिर से बाइक रेसिंग करके ये सारे पैसे लिए होने हैं ना, और कहती है कि जब तक तुम अपने हार्ड वर्क से पैसे कमा के मुझे ला के नहीं देते हो तब तक तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। और फिर से इस पर गुस्सा करती हुई चली जाती है कि तुम्हें वैसे यहाँ पे नहीं ऑन के साथ ही होना चाहिए था। आखिर को रिलेशनशिप में जो हो। दूसरी तरफ जॉयड को दिखाया जाता है जो कि ऑन को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन अभी तक उससे अपने दिल की बात शेयर कर ही नहीं पाया। ऑन तो बस फिर पोंग के प्यार में ही पड़ चुकी होती है। एक्चुअली में पहले वो ते के यहाँ काम करती थी, उसके चुंगल से, फिर बाद में उसे पोंग ने ही बचाया था, तभी से ही वो उसे लाइक करने लगी। अभी तो ऑन को सारी बात का पता ही नहीं था कि ते के चुंगल से बचाने के लिए तब जॉयड ने ही पोंग को इसकी हेल्प
करने को बोला था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉयड और इसकी मुलाकात को इंसिडेंटली ही हुई थी। तब इसके पाँव पे चोट लगी देख के वो इतनी काइंड थी कि इसे मेडिसिन लगाने लग जाती है। तभी जॉयड को पता चला था कि ऑन एक्चुअली में ते के यहाँ काम करती है और वो इतना जालिम किस्म का बंदा है कि इस बेचारी को मारता कूटता भी है। इसलिए फ़ौरन से पोंग के पास आया था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अभी के अभी ते के पास जाके ना उसे रेस लगाओ और हाँ उसे ये भी कहना कि ये कंपटीशन जो भी जीतेगा ऑन उसी की ही होगी। और उसने जाके फिर फ़ौरन से ते को चैलेंज कर दिया था। इन दी एंड ये कंपटीशन यही जीत गया था। ऑन अब फिर इनके हवाले ही हो गई थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि इसने फाइनली ते के हाथों मेरी जान बचा ही ली है। अब उसे क्या पता कि ये सब कुछ तो एक्चुअली में जॉयड ने ही किया था। अब ये बेचारा काफ़ी कंफ्यूज लग रहा होता है कि क्या ये सारी बात मुझे ऑन को बता देनी चाहिए कि नहीं। शुक्र है अभी जॉयड के डैड को पता नहीं चला था कि उसकी बाइक कहाँ पे है। अब पोंग भी उससे प्रॉमिस कर लेता है कि एक ना एक दिन ज़रूर ते के हाथों से तुम्हारी बाइक मैं वापस लेके आऊँगा। अब जैसे इसकी नज़र यहाँ पे ते के एक बंदे पे पड़ती है तो ये जाके उसकी खूब दुर्गत बना देता है। यही कहने लगा था कि वापस जाके ना अपने बॉस से साफ कह देना कि अगर उसने जॉयड की बाइक वापस नहीं की तो हमने फिर उसके खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेंट भी दर्ज करवा देनी है। अब मार कुटाई करने के बाद सीधा नामकिन के पास वापस आता है। वो हैरान थी कि फिर से तुमने कोई लड़ाई झगड़ा किया है ना। ये कहता है कि हाँ किया है। खैर यहाँ पे उसे फ़ौरन से खुद पे चोट पे मेडिसिन लगाने को ही कहने लगा था कि अगर ऐसे मैं घर गया ना तो फिर मेरी मॉम ने और मेरे भाई ने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है। वो इसके लिए मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करने लगी थी। उसका हाथ नहीं जा रहा होता तो ऊपर से फिर पोंग आके उसकी हेल्प कर देता है। इधर हमें ते के बंदे को दिखाया जाता है जो कि वापस आके अपने बॉस को ही कहने लगा था कि मुझे अभी ना पोंग ने और उसके फ्रेंड्स ने मारा पीटा है और ये भी कह रहे थे कि अगर हमने जॉयड की बाइक वापस नहीं की तो वो पुलिस को जाके हमारी कंप्लेंट दर्ज करवा देगा। ये सुन के ते को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये भी सोचने लगा था कि उस पोंग का ना कोई बंदोबस्त तो मुझे ज़रूर करना पड़ेगा। इधर ये खुद ही उसे मेडिसिन लगाने को कह देती है कि कोई काम खुद भी कर लिया करो, हर दफ़ा देखो ट्रबल क्रिएट करते ही रहते हो। ये फिर खुद को ही मेडिसिन लगाने बैठ जाता है। अब यहाँ पे इसे कहती है कि तुम कोई अच्छा सा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते हो, आखिर कब तक यूँ मार खाते रहोगे और फिर छुपने छुपाने के लिए यहाँ पे आओगे। ये उसे कह देता है कि ठीक है मैं भी जॉब करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें भी कोई तो स्टाफ की ज़रूरत है ही सही, तो क्यों ना तुम मुझे ही जॉब पे रख लो। ये सुन के वो सरप्राइज रह जाती है, लेकिन खैर फिर इसे अपने यहाँ जॉब पे रखने के लिए मान ही गई थी। अगले दिन नामकिन से पहले ही पोंग उसके रेस्टोरेंट पहुंच आया था। मीन के अपने वर्क को लेकर वो काफ़ी डेडिकेटेड था। इधर उसे स्मोकिंग करते देख के नामकिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इसे अभी के अभी साफ़ सफाई करने को बोलती है कि मेरे कस्टमर्स ने अगर ये देख लिया ना तो पता नहीं फिर वो कहीं यहाँ से चले ही ना जाए, तुम तो मेरे काम ठप करने को लगे हुए हो। दूसरी तरफ हमें घर पे नामकिन के डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाया जाता है। उनसे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही होती कि आखिर वो बैड बॉय मोटर पंक आखिर मेरी बेटी का फ्रेंड बन कैसे गया। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर बाइक्स चलाने में क्या बुराई है, किसी ज़माने में आपको भी तो पसंद हुआ करती थी। डैड कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मुझ में और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देखो मैंने अपनी फैमिली को सेटल कर लिया, आज हम कितने ज़्यादा रिच हैं और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इन्होंने उसका सारा अता पता करवा लिया था और ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उसके प्यार में पड़े। उनके रिश्ते को तो कभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब फिर तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि ये अपनी बेटी की स्टडी फोर्सफुली अपनी मर्ज़ी से करवाना चाह रहे होते हैं कि सारा खर्चा तो मैं तुम्हारा करता हूँ, वैसे भी तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। उसने साफ मना कर दिया था कि मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ के अब्रॉड पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तब तो डैड ने गुस्से में कह दिया था कि ठीक है, अगर तुमने मेरा कहा नहीं मानना है तो आज से तुम्हारी पॉकेट मनी जो भी अब तुम्हारे एक्सपेंसेस हम वगैरह बर्दाश्त करते हैं ना वो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। वो भी कह देती है कि ठीक है आपको मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इवन के तभी घर छोड़ के भी चली गई थी। अब डैड तो इस वक्त फिर यही सारी बातें सोच के परेशान हो रहे होते हैं और इवन के ये भी कहने लगे थे कि अगर इस दफ़ा मेरी बेटी ने कोई गलत कदम उठाया ना मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। पहले तो नामकिन ने अपनी मर्जी कर ली थी बट अब मैं उसे वो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। इसे अभी भी उसकी शर्ट में से स्मोकिंग वगैरह की स्मेल आ रही होती है तो इसलिए इसने वो भी उतरवा दी थी। अब जैसे ही कस्टमर्स को खाना सर्व करने के लिए जाता है तो ये सब देख के वो इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते हैं। इवन के सोशल मीडिया पर इसी की धूम मच गई थी। यहाँ पे कस्टमर्स वगैरह आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। इस बात से नामकिन तो काफ़ी खुश लग रही होती है। जैसे ही योना आके ये सीन देखती है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। खैर इसने अपने फ्रेंड से कह के अपने लिए एक न्यू शर्ट यहाँ पे मंगवा ली होती है।
इसके बाद ही एक और करैक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम के टॉन था और इस पे तो हमारी हीरोइन का बहुत ही बड़े वाला क्रश होता है। मीन कि वो कब से इसे पसंद करती आई थी। उसे उसकी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा के देख के ना यहाँ पे पोंग को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, लेकिन वो क्या कर सकता था। अब जैसे ही टॉन वहाँ से चला गया था ना तो ये फिर उससे पूछने लगता है कि वैसे मैंने ना टॉन के हाथ में एक रिंग पहनी हुई देखी थी, मीन कि वो ज़रूर अपनी रिलेशनशिप में ही होगा। ये कहती है कि हाँ बिल्कुल उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन इन दोनों की कभी बनी ही नहीं है, हर वक्त उनका झगड़ा होता रहता है। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन उन दोनों का ब्रेकअप हो ही जाएगा और उसके बाद मेरा चांस तो टॉन के साथ बन सकता है। वो कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे पोंग का तो जलन के मारे बहुत ही बुरा हाल होता है। इधर इस बेचारे ने भी बहुत कोशिश की थी कि ऑन को सब कुछ बता दे, लेकिन बहुत ट्राइयां करने के बाद भी जॉयड उससे कुछ कह ही नहीं पाता है। अब रात के वक्त फिर से टॉन साहब इसके रेस्टोरेंट पहुंच आए होते हैं और यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। आज उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा जो हो गया था, गुस्से के मारे उसने तो यहाँ पे अपनी रिंग भी उतार दी होती है। ये सब कुछ देख के तो यहाँ पे इसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन दूर खड़ा पोंग बहुत अपसेट हो रहा होता है। नामकिन ने फाइनली कल ही अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करने का डिसाइड कर लिया था कि हो सकता है कि इस तरह से टॉन मुझे भी अपनी लाइफ में एंटर कर ही लेगा, बट पोंग उसे मना कर देता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, वरना ज़रूर पता चल जाता। देखो मैं तो यही कहता हूँ कि फ़िलहाल ये वक्त नहीं है कि उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सको। हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ और ही समझता हो, ना कि गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता हो। ये उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है। इधर अगले दिन वो इसे कहती है कि हमारा ना आज के दिन रेस्टोरेंट बंद रहेगा। ये छुट्टी लेके फिर फ़ौरन से अपने फ्रेंड्स के पास पहुँच जाया था, बट एक्चुअली में रेस्टोरेंट तो खुला होता है। टॉन जैसे यहाँ पे आता है तो ये भी फिर अब मज़ीद कंट्रोल किए बिना ना उससे कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और वैसे भी अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो ही चुका होगा। वो इसे एक्सक्यूज़ कर लेता है कि सॉरी ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही बहुत पसंद करता हूँ और इवन कि तुम्हें तो अपनी छोटी सिस्टर ही मानता था। ये सुन के इस बेचारी का तो दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसके सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उस पर कोई ज़रा भी असर ना हुआ हो। अब क्रिस फ़ौरन से पोंग को कॉल करती है कि देखो अभी अभी ना हमारी फ्रेंड रिजेक्ट हो चुकी है टॉन से। अब हमारी क्लास है तो इसलिए हम उसके पास नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए फ़ौरन से उसे देखने के लिए जाओ। ये भी जाने लगा था। अब आगे आके देखता है कि वो तो इमोशनल हुई बैठी होती है। ये उसके पास बैठ के उसे तसल्ली देने लगा था। यही कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि ऐसे ही जल्दबाजी में आके टॉन से अपनी लव की कन्फेशन मत करो, देखा ना अब पछता रही होगी। वो बेचारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और टुन भी हो गई थी और बहुत ही बुरी बुरी सी हरकतें करने लगती है। यही कहने लगी थी कि आखिर मुझ में खराबी क्या थी, टॉन ने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, आखिर खुद को समझता क्या है वो। इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है तो यहाँ पे इसे संभालना पड़ गया था। थोड़ी देर के बाद इससे पूछती है कि फ़र्ज़ करो अगर तुम टॉन की जगह पे होते, क्या तुम मुझे रिजेक्ट करते? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ कि कोई लड़का आसानी से मुझे यूँ इग्नोर कर सकता है? तो पोंग भी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। वो जैसे इसके क्लोज आके इसे किस करने की कोशिश करने लगती है तो ये उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाता और साथ ही साथ उसे तसल्ली भी देने लगा था। यही कहता है कि जब तक ये खुद नहीं मान जाती है तब तक मैं इसे किस नहीं करूँगा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैड ने एक्चुअली में इस रेस्टोरेंट में एक हिडन कैमरा ही इंस्टॉल करवाया हुआ है। इन दोनों को साथ में देख के उनका तो अब काफ़ी ज़्यादा पारा हाई हो जाता है कि इसे तो मैं अपनी बेटी से दूर करके ही रहूँगा। अब पोंग साहब तो उसे अपनी फेवरेट प्लेस पे ही लेके आ गए होते हैं। जानता था कि ये बेचारी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी। यहाँ पे ही उससे पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारे पास तो चांस बनता था, मुझे लाइक भी करते हो, तो फिर आखिर तुमने वो अपॉर्चुनिटी क्यों गंवाई है? मैं तो खुद ही तुम्हें किस करने वाली थी। इसे किस को लेके ना यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाने भी लगी थी। वो भी अब कहाँ पीछे हटने वाला होता है। इसकी ये सारी बातें सुन के फ़ौरन से यहाँ पे इसे किस कर लेता है। अब फाइनली इनकी ये फर्स्ट किस हो ही चुकी होती है। रात को जैसे ही घर वापस आते हैं ना तो डैड तो इन दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इवन के अकेले में इसे साइड पे ले जाके बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी आ चुके होते हैं। डैड तो डायरेक्टली अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा और उस लड़के पोंग का कोई चक्कर चल रहा है क्या? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो तुम्हारा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? ये कहती है कि डैड ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो जस्ट मेरा फ्रेंड है और आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गई होगी। लेकिन डैड उसे गुस्से के मारे ना थप्पड़ मार देते हैं कि तुम आखिर उस लड़के को डिफेंड क्यों कर सकती हो, वो भी अपने बाप के सामने। जो उन्हें कहती है कि आप लोगों को तो कभी मुझ पे एतबार आया ही नहीं है। और फिर फ़ौरन से अब ये रेस्टोरेंट भी छोड़ के जाने लगी थी। अब
अपने फ्रेंड्स को कहती है कि मुझे इस वक्त ना कहीं बहुत दूर लेके जाओ यहाँ से, कि मुझे ना अपने पेरेंट्स की शक्ल भी नहीं देखनी है। अब पोंग भी इनके साथ ही जाने लगा था और इनको ना बीच पे ही चलने को बोलता है कि वहाँ पे जाके ज़रूर नामकिन का मूड अच्छा हो जाएगा। वो भी अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके भी इस बात का बता देता है। जैसे इस बारे में उनको पता चलता है, वो तो अभी की अभी उनके पास जाने लगी थी। ये फ्रेंड्स उसे मना करते हैं। अब खैर उसके साथ ये दोनों भी जाने का डिसाइड कर चुके होते हैं। पोंग तो नामकिन के पास रुक गया था और ये दोनों फ्रेंड्स अपने लिए होटल में रूम बुक करवाने के लिए जाने लगी थी। इसे अवसर देख के वो तसल्ली देने लगता है। यही कहने लगा था कि जो होना था वो तो हो गया, अब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, अब वैसे भी रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा। इधर मॉम तो अपनी बेटी को लेकर बहुत ही फिक्रमंद हो रही होती हैं कि पता नहीं वो आखिर कहाँ चली गई। इन्होंने कहीं ना कहीं से पोंग का नंबर ले लिया था और उसे कॉल करके अपनी बेटी का पूछती हैं और ये भी कहने लगी थी कि उसका तुम ख्याल रखना। ये भी कह देता है कि डोंट वरी, मैं उसकी अपने पूरे तरीके से फुल केयर करूँगा। और यहाँ पे मॉम की सारी बातें डैड ने भी सुन ली थी। वो गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर आप उस बैड बॉय के साथ बातें क्यों कर रही थी और इवन कि वो मेरी बेटी के साथ फिर क्या कर रहा था। ये उन्हें कहती हैं कि देखें, अब की बार ना मैं आपकी साइड नहीं लूँगी। मैं मानती हूँ कि हमारी इकलौती बेटी है, आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता है, इसलिए उसके लिए हर काम परफेक्ट चाहते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं फिर अपनी बेटी की ही साइड पे हूँ। उन्हें फिर उनकी फ़ोटोज़ दिखाती है। यही कहने लगी थी कि देखें, मैंने आज तक कभी अपनी बेटी को किसी के साथ इतना खुश नहीं देखा है जितनी कि इस वक्त वो इसके साथ लग रही है। हमें अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाना चाहिए ना कि हर दफ़ा बस उस पर अपना ही ऑर्डर चलाई रखें। यहाँ पे डैड को भी रियलाइज़ हो जाता है कि वाकई में इनकी बेटी ना उस लड़के के साथ काफ़ी खुश लग रही थी। इधर ये भी अपने पूरे तरीके से उसकी केयर करता है और ये भी कहने लगा था कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ साथ अपने सारे रिलेशनशिप में आने को ही बोलने लगा था कि मैं तुम्हारी खातिर गुड बॉय बनने को भी तैयार हूँ। वो भी कहती है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। ये कहता है कि सोचने की क्या बात है, मुझे तो अभी के अभी जवाब चाहिए। इधर यहाँ पे कुछ ड्रंक पर्सन्स ना इन दोनों फ्रेंड्स के पीछे ही पड़ जाते हैं। अचानक ही ऊपर से जैक, जॉयड एंड ऑन भी आ चुके थे। वो भी इनकी हेल्प करके फ़ौरन से उन्हें लेते हुए वहाँ से जाने लगे थे। इधर फाइनली इसने उसे चांस दे दिया था। दोनों जैसे ही किस करते हैं ना, तो ऊपर से ऑन और बाकी सारे फ्रेंड्स की भी एंट्री हो चुकी होती है। ऑन बेचारी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, साइड पे जाके इमोशनल भी हो जाती है कि ये वन साइडेड लव करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। और स्पेशली हर्ट तो तब फील होता है कि अगला बंदा हमें बिल्कुल प्यार करता ही नहीं है। अब इसकी फीलिंग्स जॉयड से बेहतर और कौन जान सकता था। वो खुद भी तो इसे वन साइडेड लव ही करता था ना, ये तो कभी उसकी फीलिंग्स को जान ही ना पाई। इधर ये अपने फ्रेंड्स को थैंक्स कहती है कि आप लोगों की वजह से ही मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। वो तो यहाँ पे इट्स ओके ही कह देते हैं कि चलो हमने साथ में टाइम तो बिता दिया। इधर जैक को एमा काफ़ी पसंद आई थी, इवन कि इसे भी उससे लव हो ही चुका होता है। होटल में इन्हें कोई रूम मिला नहीं था, तो इसलिए पूरी रात इन्होंने इधर बैठे बैठे ही गुजार दी होती है। अब फिर चढ़ते सूरज को भी साथ में मिल के देखते हैं और इवन के बीच पे जाके ना इसकी फ्रेंड्स तो यही कह रही होती हैं कि चलो हमें अब साथ में बिताने का कुछ पल तो मिल ही गया। इधर ऑन भी अब बहुत अच्छी बन चुकी होती है, सबकी केयर करने लगी थी। उसे इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि चाहे वो जो कर लेगी ना, वो कभी भी इससे लव नहीं करेगा। सारे फ्रेंड्स मिलके बीच पे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। इसके बाद खूब सारियाँ मस्तियाँ करने के लिए भी निकल गए थे। फिर अपना बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद सारे फ्रेंड्स वापस आ चुके होते हैं। यहाँ पे पोंग नामकिन से कहता है कि तुम्हें ज़रूर अपने पेरेंट्स से जाके बात करनी चाहिए। माना कि हर इंसान के बीच गलतफहमियाँ होती रहती हैं, लेकिन नाराज़ तो नहीं होते ना। खैर वो भी फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। पोंग ने तो फाइनली आज से स्मोकिंग करना छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। इधर इसे मम्मी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं और काफ़ी रिलीफ भी फील करने लगी थी। डैड भी उसे हक कर लेते हैं और साथ ही साथ सॉरी भी बोलने लगे थे कि मुझे यूँ तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। डैड ने तो ये भी फैसला कर लिया था कि अब उनकी बेटी की जहाँ भी खुशी होगी ना, वो उसकी खुशी में खुशी होंगे, कभी भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सुन के नामकिन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पोंग को ही दिखाया जाता है, जो कि आज घर पे आके अपनी मॉम के साथ ही बैठ के खाना खाता है, इवन कि उनके कामों में हेल्प भी करवाने लगा था। ये सब देख के उसके भाई पोंग को तो बहुत ही अच्छा लगता है।
फाइनली जैसे तैसे करके पोंग की बाइक बनी चुकी होती है। जॉयड को अपसेट देख के वो उसे यही कहने लगा था कि तुम टेंशन मत लो, एक ना एक दिन ज़रूर मैं ते के हाथों तुम्हारी बाइक तुम्हें वापस दिला के रहूँगा, ये मेरा तुमसे पक्के वाला प्रॉमिस है। दूसरी तरफ कैफ़े में बेचारे नामकीन को परेशान दिखाया जाता है। उसके डैड ने कैफ़े में बहुत सारे CCTV कैमरास फिट करवा दिए थे। पोंग को इसके साथ काम पे रखने की उन्होंने इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि वो जस्ट तुम्हारा फ्रेंड बन के ही रहेगा, सो इसलिए वो इसे खुद से फासला बनाए रखने को कह देती है। डैड ने 24 घंटे इन पे नज़र रखी हुई होती है। ये तो क्यूट से हार्ट बना के उनका दिल जीतने की कोशिश करता है। वो फिर भी नामकीन को कॉल मिला के इससे दूर रहने को कहते हैं। वो कहती है कि अब इतना तो फासला बनाई रखी खड़ी हूँ, अब और क्या चाहते हैं आप। एंड देन इरिटेट हो के ना यहाँ पे उन्हें काफ़ी सारा तंग भी करने लगती है। डैड का गुस्से के मारे बुरा हाल कि ये लड़की आखिर मेरा कहना मानती क्यों नहीं है। मॉम आके उन्हें समझाती हैं कि देखें, हो सकता है कि पोंग को जैसे आप बैड बॉय और गैंगस्टर समझते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो, और देखिए उसके साथ हमारी बेटी खुश है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। दोनों फिर फ़ोन्स पे ही आपस में बातें कर लिया करते हैं। ये तो जैसे इसके क्लोज आता है ना तो यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये जानबूझ के ही इसने की थी ताकि इस तरह से हमें साथ में टाइम बिताने का मौका मिल जाए। डैड हर वक्त इन पे नज़र जो रखे होते हैं। अब जैसे उसे किस करने वाला होता है, अचानक इसे कॉल आ जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि ऑन की होती है। वो इसे कहती है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचो, बेचारे जॉयड की शामत अपने डैड के हाथों आई हुई है। उन्हें पता चल गया था कि इसने एक बैट में अपनी बाइक हार दी है, सो इसलिए उनका गुस्से के मारे बुरा हाल बेचारे की खूब सारी दुर्गति बना देते हैं। अब जैसे ऊपर से ये आता है तो इसे भी डांटने लगे थे कि तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की बाइक गई है ना, तो अब तुम ही उसे वापस लाओगे, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो मैंने पुलिस के पास जाके ना तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवा देनी है, समझे तुम। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या करूँ। अब उसने तो फिर नामकीन से प्रॉमिस किया था कि आइंदा के बाद मैं कभी भी बाइक रेसिंग नहीं करूँगा, लेकिन एक वाहिद यही ज़रिया था। अब यहाँ पे जॉयड की बाइक वापस लाने का। वो इससे थोड़ा बहुत नाराज़ तो होती है, लेकिन वो भी तो उसके छोटे भाइयों की तरह था, उसे ऐसे पिटने थोड़ी ना दे सकता था। इसलिए फाइनली इसने फैसला कर लिया होता है। नेक्स्ट सीन में इसे हमें रेसिंग में ही दिखाया जाता है। पोंग ने ये कंपटीशन जीत के जॉयड की बाइक उनसे वापस ले ली थी, और साथ ही साथ सब लोगों में ये अनाउंसमेंट भी कर देता है कि देखिए, मैं जिस लड़की से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ ना वो गुड गर्ल है, और उसकी वजह से ही आज से मैं रेसिंग करने से क्विट करता हूँ। ये सुन के सभी सरप्राइज रह जाते हैं। बाद में नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें जॉयड के पास ही दिखाया जाता है। वो तो अपनी बाइक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और साथ ही साथ यहाँ पे पोंग को थैंक यू भी कहने लगता है कि देखो तुमने ना नामकीन से प्रॉमिस तोड़ के मेरा ये काम किया, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। ये अब यहाँ पे नामकीन को भी बनाने लगा था कि अब की बार पक्का प्रॉमिस, मैं कभी भी अब बाइक रेसिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब वो भी फिर फाइनली से माफ़ करके वहाँ से चली जाती है। ये तो उसे यहाँ पे छेड़ने से बास भी नहीं आता। इन लोगों ने फिर से हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। कैफ़े में काम करने के साथ साथ वो तो आके अपनी मॉम का भी हाथ बटाता है। इस तरह से कुछ ना कुछ तो पैसे उसने इकट्ठे कर ही लिए थे। इन दोनों की यहाँ पे साथ ही साथ डेटिंग भी होती रहती है। मीन के अब डैड को इनसे कोई एतराज़ नहीं रहा था। अब जैसे ये उसका ख्याल रख रही होती है, इतने में डैड की भी एंट्री हो जाती है। वो सब कुछ नोट कर रहे थे कि इनके बीच आखिर क्या चल रहा है। उनकी 24 घंटे नज़रें इन पे जो रहती थी, माना इनके सामने सख्त बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल भी बहुत ही अच्छा होता है। उन्होंने फाइनली पोंग को एक्सेप्ट कर लिया था कि वाकई में ये बुरा लड़का नहीं है बल्कि अच्छा है। जैसे ये लोग अपनी फ़ोटोज़ अब सोशल मीडिया पे डालते हैं तो इन पे इनके फ्रेंड्स की भी नज़र पड़ चुकी थी। अब से तो इन दोनों पे पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी थी। ये जितना क्लोज आना चाहें आ सकते हैं। ऑन मैडम फिर से इसे मिलने के लिए पहुंच आई होती है। ये यहाँ पे उसे तंग करने की कोशिश करने लगी थी कि पोंग की नज़र में मुझसे ज़्यादा तुम्हारी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सुन के नामकीन सरप्राइज रह जाती है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें जस्ट अपना एक फ्रेंड ही मानता है और कुछ नहीं। लेकिन अभी भी ऑन हार नहीं मानने वाली थी। फौरन से ते के पास पहुंचती है। यही कहने लगी थी कि मैं जानती हूँ कि तुम ना फिर से पोंग के साथ रेस करना चाहते हो ताकि उसके साथ कंपटीशन जीत सको। सो इसलिए मेरे पास एक आइडिया, अगर मेरा कहा मानोगे तो वो ज़रूर तुमसे रेसिंग करने के लिए आएगा। इधर ये सारे फ्रेंड्स किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो अचानक ही यहाँ पे पोंग को ख्याल आता है कि ऑन किधर है, वो इधर नज़र नहीं आ रही है। तो फिर तभी इसे ते कॉल करके कहता है कि देखो मैंने ऑन को किडनैप कर लिया, अगर ये तुम्हें चाहिए ना तो आके मुझसे कंपटीशन करो। ये देख के वो बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करें। इधर इसे तो बिल्कुल यकीन होता है कि वो ज़रूर आज मुझे लेने के लिए आएगा, और ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आ ही चुका होता है।
फाइनली इनकी रेस स्टार्ट हो चुकी थी और इन द एंड कंपटीशन पोंग ही जीतता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हेलमेट उतारता है ना, तो ये देख के सभी सरप्राइज रह गए थे कि इस दफा कंपटीशन में पोंग ने नहीं बल्कि जॉयड ने ही पार्टिसिपेट किया था। मीन के उसने अपने प्यार को जीत ही लिया। फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में पोंग ने खुद ही इसे कहा था कि देखो लास्ट टाइम तुम्हारे लिए मैंने ऑन को जीता था, लेकिन इस दफ़ा तुम ही हिम्मत करके उसे कम्पीट करोगे। आखिर को वो तुम्हारा लव जो है ये भी फिर फाइनली मान ही गया था। ये सब कुछ देख के आदमी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ चीटिंग किया, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। और उन पर गुस्सा करता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। इधर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दफ़ा पोंग की जगह पे जॉयड ने ही मुझे क्यों बचाया। फिर फाइनली ये भी ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकता था, इसलिए पोंग को ऑन को सारी बात का बताना ही पड़ जाता है कि पिछली दफ़ा भी मैंने तुम्हें ते के हाथों जॉयड के कहने पे ही बचाया था और इस दफ़ा मैंने उसे खुद ही कहा कि तुम ही कम्पीट करके उसे बचा लो। ये इमोशनल हो जाती है कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती थी ना, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि देखो मैं तो तुम्हें जस्ट अपनी सिस्टर्स की तरह ही समझता हूँ और उसी के जैसे लव करता हूँ। अब जॉयड तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो। इतने में ऊपर से जॉयड भी आ गया था। अब जैसे ही पोंग वहाँ से चला जाता है तो ये उसे अपोलोजाइज करने लगा था कि मेरा इरादा तुम्हें बता देने का था, बट मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। अब यहाँ पे फिर से उसे अपने लव की कन्फेशन करता है कि जिस वक्त हम दोनों की फर्स्ट मुलाकात हुई थी तभी मुझे तुमसे फर्स्ट साइट लव हो गया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ पोंग है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे ओपन कर सकती हो। मुझे बस एक चांस चाहिए। वो भी यहाँ पे उसे दे देती है। ये सुन के खुशी के मारे जॉयड ने तो उसे किसी कर ली थी। वो गुस्सा करती है कि ये तो मेरी फर्स्ट किस थी जो कि तुमने छीन ली है। फिर सारे फ्रेंड्स को मिलकर सेलिब्रेट करते ही दिखाया जाता है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद ही सीधा ये जैसे ही अपने नामकिन को घर ड्रॉप करने के लिए आता है तो वो इससे कहता है कि देखो अब तो मैं गुड बॉय बन चुका हूँ ना, तो इसलिए मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। और उसे अपने क्लोज करके यहाँ पे किसी करने लगा था। घर पे आके अब मॉम से बातचीत करते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी रहती है। अभी तो फ़िलहाल तो इसने मॉम को नहीं बताया था कि उसने रेसिंग करने से क्विट कर दिया है। नेक्स्ट डे ये दोनों डेटिंग करने के लिए आए होते हैं और इधर दूसरी तरफ अगर हमें इन दोनों को दिखाया जाए तो ये भी उसके साथ शॉपिंग करने के लिए ही आया था। और यहाँ पे ऑन तो जॉयड के साथ बहुत खुश लग रही होती है। जैक साहब भी एमा को इम्प्रेस करने के लिए उसके कॉलेज ही पहुँच आया था और वो तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही होती है। इन दोनों की जोड़ी से क्रिस को भी कोई एतराज़ नहीं था। इसके बाद सीधा ही पोंग नामकिन को अपनी मॉम के पास लेके आ जाता है। इन दोनों का कपल तो मॉम को बहुत ही अच्छा लगा था। इनकी फाइट देख के वो तो बस स्माइल ही करती रहती हैं। आज कैफ़े में जैसे ही ये दोनों अपना काम स्टार्ट करने वाले होते हैं इतने में ऊपर से ते साहब की भी एंट्री हो ही चुकी होती है। वो तो आते ही यहाँ पे तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ देख के यहाँ पे पोंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा ही जा रहा होता है। उसका तो दिल कर रहा था कि अभी के अभी इसकी हड्डियाँ तोड़ दूँ, लेकिन यहाँ पे फिर नामकिन उसे मना कर देती है कि देखो ऐसा मत करो वरना फिर तुम इसी की तरह ही बैड बॉय बन जाओगे। तो वो जैसे इन्हें पुलिस की धमकी देखती है ना, तो अब तो फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि ये मेरी बहुत कीमती चीज़ें थी जो कि उन्होंने तोड़ दी हैं। ये तो अभी भी कहता है कि मैं जाके उन्हें सबक सिखाता हूँ, बट वो मना कर देती है। खैर उसके कहने पर ये फिर रुक ही जाता है। अचानक इसे पॉक की कॉल आ जाती है कि मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये उसे लेता हुआ हॉस्पिटल ही पहुँच आया था। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इसकी मॉम को हार्ट अटैक हुआ था। ये सुन के उसकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब जल्द से जल्द मॉम की सर्जरी करवाने के लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है जो कि फ़िलहाल तो इनके पास थे ही नहीं। अब इनको लेके ना बेचारी नामकिन भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही होती है। पहले कैफ़े में जो कुछ भी हुआ उन सब के नुकसान की भरपाई करने के लिए इसके डैड ने पैसे दे दिए थे, लेकिन अब यही सोच रही होती है कि अगर मैंने फिर से डैड से पैसे जाके मांगे तो वो मुझे बिल्कुल नहीं देंगे। पता नहीं अब मैं क्या करूं। बाकी सेविंग्स वगैरह भी इसके पास फ़िलहाल तो नहीं थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अपसेट लग रही होती है कि अब मैं पोंग की हेल्प कैसे करूँगी। दूसरी तरफ भाई एक बंदे के पास लोन वगैरह लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो साहब तो साफ देने से मना कर देते हैं कि एक तो कौन आर्टिस्ट था और दूसरा है कि मोटर पंख
अब इन दोनों को पैसे दे के मैं वो ज़ाया तो नहीं करवाना चाहता ना, कब किस दिन तुम दोनों जेल चले जाओ। सब सुन के पोंग को तो उस आदमी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम्हारी हमें बातें सुनाने की हिम्मत भी कैसे हुई। भाई बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो सामने नामकीन आई हुई थी। वो तो इसकी मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब उनका मूड अच्छा करने के लिए ये भी बताने लगी थी कि अब से आपका बेटा गुड बॉय बन चुका है और इवन के अब तो इसने रेसिंग वगैरह करनी भी छोड़ दी है। ये सुन के वाकई में मॉम का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो तो बहुत ही खुश लग रही थी। अब जैसे ही फिर मॉम सो जाती हैं तो उसके बाद ये फिर वहाँ से जाने लगी थी। इसे परेशान देख के खुद भी अपसेट हो जाती है कि अब मैं आखिर इसकी मदद कैसे करूँ। दूसरी तरफ हमें उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। ये सब लोग भी अब अपनी अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करने लगे थे। जैसे ही पोंग आता है तो उसे थमाने की कोशिश करने लगते हैं कि हमसे जितना हो पाएगा हम तुम्हारी मॉम की सर्जरी करने में हेल्प करेंगे, बट वो लेने से मना कर देते हैं कि ये सब तो तुम्हारे हैं ना। वो तो ज़बरदस्ती उसे अपने पैसे पकड़ा देते हैं, इवन के हक भी कर लेते हैं। ये सब देख के पोंग तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो तो ब्लेस फील करने लगा था कि मुझे अपनी लाइफ में इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले। फ्रेंड्स के दिए पैसों से भी उसकी मॉम की सर्जरी होना मुमकिन नहीं थी, सो इसलिए अपनी बाइक को ही सेल करने का डिसाइड कर लिया होता है। बाद में इसे परेशान देख के फिर नामकीन इसे तसल्ली देने के लिए आती है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं से पैसों का भी अरेंज हो ही जाना है। लेकिन फिर भी इसे अपनी मॉम की काफ़ी ज़्यादा चिंता तो हो रही होती है। पहले इसके डैड नहीं थे, इसकी मॉम ने ही इन्हें पाला पोसा था, सो इसलिए उनकी केयर करना तो इनका बनता था। जैसे ये इमोशनल होता है तो वो फिर इसे तसल्ली देने लगती है। अब आखिरी दफ़ा ये तो अपनी बाइक पे ना नामकीन को भी राइड देना चाहता था, सो इसलिए दोनों ही सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट अंकल मॉन ने फिर इनकी बाइक को सेल करने के लिए उनकी हेल्प कर दी थी, लेकिन यहाँ से जितने भी पैसे मिलते हैं ना उन सब का भी इलाज करवाना मुमकिन नहीं था। इस बेचारे की परेशानी में तो और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। डॉक्टर ने जल्द से जल्द रकम कहीं ना कहीं से इकट्ठी करने का कह ही दिया था कि जितनी लेट होती जाएगी उतनी ही मॉम के लिए मरने के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। ये बेचारा इमोशनल हो जाता है। अब कहता है कि मुझे कहीं से भी पैसे लाने पड़े तो मैं ज़रूर लाऊंगा। इसलिए नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये ते के पास पहुंच आया था और उसे चैलेंज करता है कि क्यों ना एक आखिरी दफ़ा हम दोनों रेस कंपटीशन करें। जो हारा उसे जीतने वाले को 2 लाख देने पड़ेंगे। ये सुन के ते भी सरप्राइज रह जाता है। खैर उसे ये भी कहने लगा था कि देखो फ़र्ज़ करो हो सकता है कि मैं जीत जाऊँ तो तुम्हें मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे और उसके बाद अगर मैं हार गया तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। ये सुन के अब वो खुश हो जाता है एंड देन कहने लगा था कि ठीक है मुझे तो फिर तुम्हारी लाइफ ही चाहिए। ये भी मान जाता है। अब फिर फाइनली उसने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया था। वो तो हमेशा से ही इसे अपनी ज़िंदगी से कहीं दूर फेंक देना चाहता था कि पोंग के ना होते हुए पूरे गैंग पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब रात के वक्त इसने अपने फ्रेंड्स को सारी बात का बता दिया था कि मैंने जाके ते को चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ये सुन के वो तो सरप्राइज रह जाते हैं। इसने उन लोगों को मना कर दिया था कि इस बारे में नामकिन को नहीं बताना। अब जैक के थ्रू जैसे ही एमा को पता चलता है तो उसने सारी बात का फिर नामकिन को बता दिया था। वो कैफ़े में जाके उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम्हें आखिर दोबारा से ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम आखिर चाहते क्या हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या बनेगा। लेकिन अपनी मॉम की खातिर इसे अब अपनी भी कोई परवाह नहीं होती कि जो होना है ना वो तो देखा ही जाएगा। अब यहाँ पे जैक ने अपनी बाइक इसे दे दी थी कि तुम ना जाके बहुत अच्छे से compete करना ते को जाके, मुझे उम्मीद है कि तुम ही जीतोगे। नेक्स्ट सीन में इन्हें फिर कंपटीशन में ही दिखाया जाता है। ते साहब को तो बड़ा गरूर हो रहा था कि मैं ही जीतूंगा। इसके फ्रेंड्स इसे तसल्ली देते हैं कि डोंट वरी, हमें तुम पे पूरा पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे, आज तक कभी भी उससे नहीं हार पाए हो ना। इधर हमें मॉम को दिखाया जाता है। उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बेचारी नामकिन उसे लेके परेशान हो जाती हैं एंड देन फ़ौरन से पोंग को कॉल करती हैं, लेकिन वो आगे से पिक ही नहीं कर रहा होता। ये साहब फाइनली बहुत कोशिशें करने के बाद इन दी एंड ये कंपटीशन जीत ही जाते हैं। अब जैसे ही वो फिर ते से पैसे मांगने लगता है तो वो उल्टा यहाँ पे इसे बेवकूफ़ी बनाने के लिए कुछ और ही पकड़ा देता है। ये देख के इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इवन के इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। इधर वो
साहब तो इसे शूट करने के लिए अपना पिस्टल ही निकाल लेते हैं। अब इससे पहले कि वो इसे हर्ट करने की कोशिश करता, आगे से जोइड आ जाता है। उस बेचारे की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसे इस हालत में देख के सारे फ्रेंड्स परेशान। तो ये साहब तो अपने गैंग को लेके वहाँ से भाग ही गए थे। इधर नामकीन फ़ौरन से अपने मॉम डैड के पास पहुँच आई होती और उन्हें सारी बात का बता देती है कि इस वक्त पोंग को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप मुझे 2 लाख दे सकती हैं? आपकी यही विश थी कि मैं अब्रॉड जाके स्टडी करूं। तो फाइनली वो विश मैं आपकी पूरी करने के लिए भी तैयार हूँ, बस शर्त यही है कि आपको मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। वो भी फिर फ़ौरन से मान जाते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने जा रही हो तो मैं भी तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इधर ये फ़ौरन से इसे लेके हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं तो अचानक ही पोंग को कॉल आ जाती है कि उसकी मॉम की सर्जरी होने जा रही है। ये फ़ौरन से मॉम को देखने के लिए आ गया था। मॉम तो इन्हें अपने लिए चिंता ना करने को कहती हैं कि मेरे बेटो, तुम लोगों ने मजबूत ही बनना है। अब जोइड को जो भी गोली वगैरह लगी थी, इसने अपने भाई को सारी बात का बता दिया होता है। जैसे ही पॉक के थ्रू इसे पता चलता है कि मॉम की सर्जरी के पैसे ना यहाँ पे किसी पर्सन ने पे कर दिए हैं, तो वो सरप्राइज अब आगे आके देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नामकीन होती है। ये उसे थैंक यू बोलने लगा था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है ना, तो इसलिए तुम्हारी केयर करने का हक तो मेरा पूरा पूरा बनता है। वो तो बेचारा यहाँ पे अपनी मॉम को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं उनकी सर्जरी कैसी होगी। और वैसे बाकी जो जोइड के साथ हुआ था उस बात का भी उसने नामकीन को बता दिया था। डॉक्टर आके ने गुड न्यूज़ देते हैं कि उनकी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है और अब वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। ये सुन के ये दोनों भाई तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर जोइड की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर थी। अब ये दोनों भाई आके अपनी मॉम से मिलते हैं। मॉम तो इन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। इधर जोइड साहब जैसे ही एक नर्स को स्माइल पास करते हैं ना, ये देख के ऑन को तो बहुत ही जेलसी होती है एंड देन वो गुस्से में आके इसे थप्पड़ी मार देती है कि तुम्हें उसके साथ यूँ हंस हंस के बातें करने की क्या ज़रूरत थी। अब तभी बाकी सारे इसे देखने के लिए आ ही चुके होते हैं। यहाँ पे पोंग तो उसे थैंक यू बोलने लगा था कि तुमने मेरी जगह पे खुद को हर्ट करना मुनासिब समझा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम भी यही करते। एंड यहाँ पे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। डैड ने अपनी नामकीन को अपना सामान पैक करने का कह दिया था कि तुम्हारा वीज़ा मैंने लगवा दिया है, सो आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये अपनी सारी फ्रेंड्स को आके बता देती है। वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। नेक्स्ट सीन में सारे फ्रेंड्स को आज सेलिब्रेट करते दिखाया जाता है कि जोइड का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका और साथ ही साथ पोंग की मम्मी भी अब ठीक है। इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि ते साहब अब जेल पहुंच चुके हैं, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये बेचारी काफ़ी अपसेट लग रही होती है। नामकीन में हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो पोंग को अपने जाने का बताए, इसलिए बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई थी। अब ग्रीस से ज़्यादा वेट नहीं होता तो वो फाइनली पोंग को बता देती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी के पैसे लेने के बदले में नामकीन ने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी विश के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए अब्रॉड चली जाएगी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फ़ौरन से उसके पास ही जाने लगा था। मॉम को तो अपनी बेटी की फीलिंग्स का अंदाज़ा था जब उन्हें पता चलता है कि इसने अभी तक पोंग को अपने जाने का नहीं बताया है। तो वो इसे यही कहती है कि देखो, एक दफ़ा ज़रूर तुम्हें जाके उसे अच्छे से गुड बाय तो कह देना चाहिए ना। ये उसे देखने के लिए जैसे उसके घर पे पहुंचती है तो पोंग कहता है कि वो इधर नहीं है, लेकिन हाँ अपनी फेवरेट प्लेस पे ज़रूर हो सकता है। और जैसे उसे देखने के लिए वहाँ पे आती है तो वो भी उधर ही खड़ा हुआ था। ये आके उसे फिर गुड बाय कह देती है, लेकिन ये भी कहने लगी थी कि तुम ना मेरे आने का वेट करना, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके ज़रूर तुम्हारे पास वापस ही आऊँगी। ये सुन के वो भी फिर इसे प्रॉमिस कर लेता है कि हाँ ज़रूर, और मैं ख़ुद को तब तक तुम्हारे लायक भी बना दूँगा। एंड देन यहाँ पे उसे गुड बाय किस कर देता है। अब नामकीन को गया यहाँ से काफ़ी अरसा बीत चुका था। ये ना सिर्फ अपनी मॉम का हाथ बटाता है बल्कि इवन के इसने स्टडी करना भी स्टार्ट कर दी थी। इसकी बर्थडे पे मॉम और बाकी सारे फ्रेंड्स ने इसे बाइक वापस दिला दी होती है। ये देख के पोंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता एंड वो यहाँ पे सबको ही थैंक यू बोलने लगा था उसका साथ देने के लिए, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अब ये सारे फ्रेंड्स पहले की तरह ही फिर से मिल के कहीं ना कहीं घूमने के लिए भी जाया करते हैं। आज जैसे ही अपनी फेवरेट प्लेस पे आता है ना, तो सामने से अचानक ही नामकीन को देख के सरप्राइज ही रह गया था। वो भी अपनी स्टडी कंप्लीट करके फाइनली वापस आ ही चुकी होती है। इसके बाद सारे फ्रेंड्स को बीच पे दिखाया जाता है। यहाँ पे मिलके वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगे थे, अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं कि चलो माना कि हम पहले लूज़र हुआ करते थे बट इन दी एंड जीत तो हमारी ही हुई ना।
और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।